हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 को साइंस और 11-12 जेईई और नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाने के अलावा मैं इतने सारे बच्चों की बातों के साथ डील कर चुका हूं कि मैंने बहुत सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी बच्चों के लिए कंडक्ट किए हैं। बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन्होंने शेयर करी। तो मैंने ये वैल्यू एडेड सेशंस भी उनके लिए कंडक्ट करने शुरू किए। अब ये प्रॉब्लम्स नीड्स कैसे होती हैं, तो सेशंस क्या हैं, जैसे हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, टाइम मैनेजमेंट, देन हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, बोर्ड्स के क्लासेस के बच्चों के लिए क्रैक द बोर्ड सेशन एंड सो ऑन। और आप जान के खुश होंगे कि मैं ये सारे लेक्चर्स दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर भी कंडक्ट कर चुका हूँ और मल्टीपल टाइम्स मैं ये सेशंस कंडक्ट कर चुका हूँ। ये वाले सेशंस भी मैं आपके लिए ज़रूर अपलोड करूंगा, बट सही समय आने पर। फिलहाल मेरे लिए आप जानते हैं बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ, जो क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसके लास्ट लेक्चर के साथ, जो है ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। इस ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या आती है, NH2NP6। मतलब इनका आउटरमोस्ट शेल के जो S और P सब शेल हैं वो पूरे फिल हैं, भरे हुए हैं। हमारे पास कुल मिला के सिर्फ 6 ही नोबल गैसेस आती हैं, जिसके अंदर एक हीलियम है 1s2, नियॉन है 2s2 2p6, देन आर्गन है, देन क्रिप्टन है, जेनॉन है, एंड देन कौन है, रेडॉन है। हालांकि ये जो 5 नोबल गैसेस हैं ये तो प्रॉपर पी ब्लॉक को बिलोंग करती हैं, लेकिन हीलियम ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसका आखिरी का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है। तो आइडियली इसको s ब्लॉक में होना चाहिए, पर सिंस इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो नोबल गैस के जैसी हैं, इसलिए हम हीलियम को p ब्लॉक में रखते हैं, नोबल गैसेस के साथ रखते हैं। ये सब के सब नेचर में मोनो एटॉमिक होती हैं, क्योंकि ये कलरलेस भी हैं, ओडरलेस भी हैं, और स्टेबिलिटी की वजह से ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, इस वजह से ये मोनो एटॉमिक है गैसेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इनसे इलेक्ट्रॉन लूज कराना बहुत ही मुश्किल है, और इनकी IE की वैल्यू पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, बिकॉज ये स्टेबल है, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट शेल जो है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या फिर NS और NP ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हैं। एंड अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो इनके IE की वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि इनका साइज जो है वो क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। तो हम जानते हैं इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अब इनसे इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कराना बड़ा मुश्किल है, तो हमने देखा कि हम इनको इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, हाईली पॉजिटिव है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करते। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई भी नोबल गैस लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने इसको लिख दिया एज एलिमेंट X, तो इनका आउटरमोस्ट सब शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करता है। तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आपको एनर्जी भी देनी पड़ेगी जबरदस्ती, ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, गेन कर सके। इसीलिए इनके EGE इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करते। तो आप देख सकते हैं इनके ट्रेंड के बारे में।
एटॉमिक रेडियस हीलियम का सबसे छोटा है, नियॉन का उससे बड़ा हो गया, आर्गन का बड़ा हो गया नियॉन से, क्रिप्टन का आर्गन से भी साइज बड़ा है, जेनॉन का उससे भी बड़ा है। रेडॉन के बारे में हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तरीके से बनती है, तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो नेचर में और लैब में बहुत कम समय के लिए होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, किसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की? सबसे ज्यादा टेंडेंसी मुश्किल जो आती है वो हीलियम को आती है क्योंकि उसके पास फुली फिल्ड शेल है। नियॉन के पास साइज बड़ा है लेकिन उसके पास भी फुली फिल्ड शेल है, इसलिए उसकी भी IE बहुत ज्यादा है और उसके बाद कुछ खास ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा है, जनरल वैल्यूज आ रही हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू जो है वो किसकी आ रही है? नियॉन की आ रही है। तो ट्रेंड यहां पर नियॉन का काफी वैल्यू EGE की काफी जो है वो ज्यादा आ रही है। तो नियॉन से EGE पॉजिटिव कम जो है वो किसकी आ रही है? जेनॉन की, आर्गन की। आर्गन is almost equivalent to क्रिप्टन। क्रिप्टन से कम EGE पॉजिटिव जो है वो किसकी है? जेनॉन की। जेनॉन के बाद कौन आ जाता है? रेडॉन, और हीलियम जो है वो सबसे कम टेंडेंसी है, तो उसकी वैल्यू जो है वो सबसे कम पॉजिटिव आ रही है। अकरेंस की बात करें, अब स्टेबल है तो ऑब्वियसली बात है नेचर में ये इतना ज़्यादा अकर तो कर नहीं सकती हैं, इनकी ओवरऑल अकरेंस जो है वो 1% से भी कम है और इसमें से भी रेडॉन जो है वो बहुत कम है, आर्गन जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आपको ये गैसेस ऑब्टेन करनी होती हैं फ्रॉम एयर तो हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर से ऑब्टेन करते हैं। कमर्शियल सोर्स हीलियम का कौन होता है? नेचुरल गैस, मतलब जहां जहां पे नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हैं वहां पे हीलियम भी हमको थोड़ी मात्रा में मिल जाती है। हीलियम यूनिवर्स का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और रेडॉन जो है वो हमें रेडियो एक्टिव रेडियम से मिलती है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो रेडियम जब रेडॉन में बदलता है तो वो हीलियम जो है वो क्या करता है? रिलीज करता है, हीलियम गैस प्रोड्यूस करता है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। क्वाइट शॉकिंग कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल तो हैं, उसके बावजूद कंपाउंड्स बना रही हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं कंपाउंड जेनॉन और फ्लोरीन के बीच में। अब 1962 के अंदर नील बार्टलेट एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे जिसके अंदर उन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एनर्जी दी और उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के उसका कैटायन बनाया। जितनी एनर्जी उन्होंने ऑक्सीजन को दी इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए, वही एनर्जी की वैल्यू जेनॉन की भी ऑलमोस्ट सेम आ रही थी। इनफैक्ट IE जेनॉन की ऑलमोस्ट सेम है एज दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये रेड कलर का कंपाउंड बना सकता है तो क्यों ना मैं ट्राई करूं कि जेनॉन भी ये वाला कंपाउंड बना पाए। तो देखा उन्होंने कि जेनॉन ने भी वो कंपाउंड बना दिया। वो इस रीजन की वजह से क्योंकि IE1 of O2 is almost similar to that of xenon। तो अगर O2 वो कंपाउंड बना सकता है तो xenon क्यों नहीं वो कंपाउंड बना सकता है। फिर उसके बाद हमको पता लगा कि क्रिप्टन डाइफ्लोराइड भी बन सकता है, रेडॉन डाइफ्लोराइड भी बन सकता है और भी कुछ कंपाउंड्स नोबल गैसेस के बन सकते हैं। लेकिन जहां पर हम मेनली बात कर रहे हैं कुछ गिने चुने कंपाउंड्स की जेनॉन के, वो भी फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ।
जेनॉन फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली कंबाइन करके जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड और क्या बना सकता है, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब रिएक्शन कैसे है, अगर आप जेनॉन एक्सेस में लोगे फ्लोरीन के साथ 673 केल्विन 1 बार प्रेशर, तो जेनॉन डाइफ्लोराइड बना देगा। अगर आप जेनॉन को फ्लोरीन के साथ लेते हो विद रेशियो 1:5 एट 873 केल्विन प्रेशर एंड 7 बार प्रेशर, तो वो क्या बना देगा, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। आई रिपीट, 873 केल्विन टेम्परेचर एंड 7 बार प्रेशर। सिमिलरली अगर जेनॉन और फ्लोरीन का रेशियो 1:20 है और 573 केल्विन का टेम्परेचर एंड प्रेशर 60 to 70 बार, तो वो क्या बना देगा, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को अगर हम डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं एट 143 केल्विन, तो वो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड साथ में क्या दे देगा, ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर जेनॉन फ्लोराइड्स के कंपाउंड्स का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी के साथ रिएक्शन, तो वो क्या दे रहा है, जेनॉन HF एंड साथ में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन गैस। तो ये जेनॉन डाइफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस है। बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पर ही सबलाइन कर जाते हैं। ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं, ये दूसरों को फ्लोरीन सप्लाई कर सकते हैं। ये इजीली हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जेनॉन डाइफ्लोराइड पानी में हाइड्रोलाइज करके जेनॉन हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस देता है। जेनॉन फ्लोराइड रिएक्ट करते हैं फ्लोराइड एक्सेप्टर्स के साथ टू फॉर्म कैटायनिक स्पीशीज एंड फ्लोराइड डोनर्स टू फॉर्म फ्लोरोएनाइंस। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जेनॉन डाइफ्लोराइड अपना F-PF5 को दे देगा, तो ये बन जाएगा XeF पॉजिटिव एंड PF6 नेगेटिव, तो ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया। सिमिलरली जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड को F नेगेटिव दे देगा और वो क्या बन जाएगा, जेनॉन ट्राइफ्लोराइड पॉजिटिव कैटायन और SbF6 माइनस, तो ये भी आयनिक कंपाउंड। तो जेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड फ्लोराइड डोनेट कर सकते हैं और बाकी जो है वो फ्लोराइड एक्सेप्ट कर सकते हैं। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ ग्रुप 1 के, जैसे सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबीडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड के साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है। जेनॉन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ, अभी हम पढ़ रहे थे जेनॉन के कंपाउंड्स फ्लोरीन के साथ, अब हम पढ़ रहे हैं जेनॉन के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ। अब सवाल यहां पर आता है बहुत ही अच्छा कि ऐसा क्यों है सर कि जेनॉन के कंपाउंड्स F और O के साथ ही बनते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, due to highest electronegativity, they easily pull out electrons from noble gases like xenon। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये जेनॉन से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकते हैं और खींचकर अपने पास भी रख सकते हैं। इस वजह से जेनॉन के कंपाउंड जो है वो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आप जेनॉन को ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड के कंपाउंड्स। जैसे आप जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दो पानी के साथ, तो वो क्या दे देगा, जेनॉन ट्राइऑक्साइड HF एंड O2। तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। सिमिलरली जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को 3 मोल्स ऑफ पानी के साथ वो आपको क्या दे देगा, जेनॉन ट्राइऑक्साइड साथ में HF। लेकिन अगर आप इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दोनों रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है
और इसके पार्शियल हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछी जाती हैं कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कैसे पूछी जाएंगी, वो क्या करेंगे, वो आपको पानी के आगे नंबर जो है वो लिख के दे देंगे। अगर वो कंप्लीट या पार्शियल हाइड्रोलिसिस नहीं बता रहे तो जैसे आप देख सकते हो कि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे, अगर 3H2O लिखेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस है 1H2O में तो वो क्या बनाएगा, ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसका नाम है ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। सिमिलरली ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड पानी के साथ रिएक्ट करेंगे विद 2H2O, तो अब यहाँ पे देखिए 3 रिएक्शंस आ गई XeF6 की, तो वो क्या बना रहे हैं, ज़ेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड साथ में HF। ये सारी रिएक्शंस, ये चारों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं ज़ेनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को। ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है और एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकता है। ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है। तो यहां पर हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 20 आता है। वो कहता है कि वाई आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेस, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड NS और NP ऑर्बिटल्स की वजह से या लार्ज शेल के स्टेबल होने की वजह से ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स दे रिएक्ट विद फ्यू एलिमेंट्स ओनली, वो भी अंडर सर्टेन कंडीशंस। एग्जाम्पल नंबर 21 एनसीईआरटी का, नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके बीच में बहुत ही कमजोर इंटरैक्शंस होती हैं, क्योंकि इनकी इंटरैक्शंस ऑलमोस्ट इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट बहुत ही वीक हैं, और कौन से हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस, इसलिए किसी के साथ भी कंबाइन नहीं कर रही और खुद के साथ भी मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन नहीं करती, जिनकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो इंटर एटॉमिक इंटरैक्शंस जो हैं वो बहुत वीक हैं। देन आता है हमारे पास एग्जाम्पल 22 एनसीईआरटी का, क्या हाइड्रोलिसिस ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड का एक रिडॉक्स रिएक्शन है? तो चलिए देखते हैं। तो आंसर है नो। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो यहाँ पे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, सेम है। मैं आपको वापस ले चलता हूँ उन रिएक्शंस पे और आपको दिखाता हूँ कि कैसे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, फ्लोरीन का -1 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का क्या है, ये 0। यहाँ पे ज़ेनॉन कितना आ गया, 0। यहाँ पे ज़ेनॉन कितना आ गया, +6, ऑक्सीजन कितना आ गया, -2, H कितना आ गया, +1, फ्लोरीन कितना आ गया, -1, और ये आ गया 0। तो अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन देखें तो उसमें तो वो क्या है, रिडॉक्स है। ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड वाली रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे ज़ेनॉन +6 है, यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो -1 है, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है, ज़ेनॉन यहाँ पे +6 है, ऑक्सीजन -1 है, H +1 है, और ये क्या हो गया, -1। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिडॉक्स नहीं है। सिमिलरली इसको देखते हैं, एक्सी इस यहाँ पे +6 है, F -1 है, हाइड्रोजन +1 हो गया, ऑक्सीजन -2,
यहाँ पे जेनॉन +6 हो गया, ऑक्सीजन जो है वो +2 हो गया, और फ्लोरीन जो है ये आ जाएगा -2, एंड फ्लोरीन जो है वो कितना आ गया, -1। तो टोटल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये कितना आ गया, +1, और ये कितना आ गया, -1। तो ये भी रिडॉक्स नहीं है, नो रिडॉक्स। ऐसे ही जेनॉन को देखें तो ये कितना है, +6, ये हो गया -1, हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2, और इसको देखेंगे तो ये +6 है, ये -2 है, ये -1 है, ये +1 है, और ये क्या है, -1। तो ये 3 रिएक्शन जो है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड वाली, दे आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। पर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड वाली रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो इट इज अ काइंड ऑफ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, क्योंकि जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज। पर जेनॉन हेक्साफ्लोराइड जो है वो रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि सबके ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कब डिस्प्रपोर्शनेशन है और कैसे है। तो आंसर था नो, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो बनते हैं हाइड्रोलिसिस पर वो ये हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बात करते हैं जेनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की। तो ये है जेनॉन डाइफ्लोराइड जो लीनियर शेप है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 3 लोन पेयर है। देन हम बात करते हैं, ये हो गया XeF2 डाइफ्लोराइड, ये हो गया XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 2 लोन पेयर हैं, और इसकी शेप क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर sp3d2। देन ये हो गया XeF6, इसके अंदर 6 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 इसके अंदर क्या है, लोन पेयर है। तो इट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d3। जेनॉन ट्राई ऑक्साइड XeO3, इसके अंदर 1 लोन पेयर है प्लस 3 बॉन्ड पेयर है, इसलिए शेप पिरामिडल, और ये क्या हो गया, sp3। एंड देन जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, इसके अंदर 1 लोन पेयर है प्लस 5 बॉन्ड पेयर है, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल sp3d2। तो फाइनली हम आते हैं इन एलिमेंट्स के यूजेस के ऊपर। हीलियम के यूज की बात करें तो ये गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होती है। ये बलून्स के फिलिंग में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये हल्की होती है और ये बर्न नहीं करती, नॉन इनफ्लेमेबल होती है। ये डाइविंग एपरेटस में भी यूज होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज किए जाते हैं। लिक्विड हीलियम को क्रायोजेनिक एजेंट की फॉर्म के अंदर लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है, आप मान लीजिए -20 से -40 डिग्री टेम्परेचर रेंज रखनी पड़ती है। इसको हम आजकल पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जो नई मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स और MRI क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए काम आती है। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंट इमेजिंग कहते हैं उसको। यूजेस नियॉन के, ये डिस्चार्ज ट्यूब और फ्लोरोसेंट लैंप्स में इस्तेमाल की जाती है। ये सोडियम वेपर लैंप को फिल करने में इस्तेमाल की जाती है। बेकन लाइट्स एज अ सेफ्टी सिग्नल एयर नेविगेशन में इस्तेमाल की जाती है। ये सेफ्टी डिवाइसेस में भी यूज की जाती है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
आर्गन की बात करें यूजेस की, तो ये इनर्ट एटमॉस्फेयर वेल्डिंग और मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है। ये इनकैंडेसेंट या फ्लोरोसेंट लैंप्स में को फिल करने में भी ये गैस यूज की जाती है क्योंकि कलर आते हैं। नियॉन साइन बोर्ड्स गिव लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, आर्गन भी उसमें यूज होती है। क्रिप्टन और जेनॉन के यूजेस दोनों ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं आर्गन से इन केस ऑफ गैस फिलिंग लैंप्स, पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ये हाई स्पीड फोटोग्राफी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। रेडॉन ये रेडियो एक्टिव रिसर्चेज में इस्तेमाल की जाती है और ये कैंसर और कोई भी अनवांटेड या मैलिग्नेंट ग्रोथ को ट्रीट करने में, ख़त्म करने में, कम करने में इस्तेमाल की जाती है। एक्स रे फोटोग्राफी भी रेडॉन गैस उसमें यूज होती है टू ऑब्टेन एक्स रे इमेजिंग। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लास्ट लेक्चर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर हमने ग्रुप 18 खत्म कर दिया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपना कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग एंड बेटर बना सके, नई चीज़ें सीख सके या अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन, टॉपिक या चैप्टर को रिलेटेड, तो आप मुझे लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करूँगा। अगर मुझे उसके लिए कोई इंडिविजुअली लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मेरे लेक्चर को देखा, समझा, आपको अच्छा लगा। और अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हमारे लेक्चर्स के लिए चाहिए या मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ आऊँगा। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।